के उभरते हुए युवा समाज सेवी के गिरफ्तारी के संबंध में आज एनएचआई न्यूज़ की टीम थाना आई हुई है और थाना प्रभारी जी से इस संबंध में चर्चा कर रही है, क्योंकि सीधा सा एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है कि पुलिस ने जो है अधिकारों का हनन करते हुए कार्रवाई की है। तो इस संबंध में हम जानना चाहेंगे थाना प्रभारी श्री विकास जी से कि वो इस संबंध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराएं। विकास जी, क्या मामला था सर? कल दिनांक 29/8/21 को माननीय केंद्रीय मंत्री श्री वीरेंद्र खटी जी की जन आशीर्वाद यात्रा हमारे क्षेत्र से निकलनी थी। तो हमारे क्षेत्र में दिग्पाल सिंह लोधी जी रहते हैं जी। इनके बारे में सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ असामाजिक तत्वों के साथ ये शायद प्रदर्शन करना चाह रहे हैं या अनशन करना चाह रहे हैं, ऐसी सूचना प्राप्त हुई थी। तो सूचना तस्दीक में मैं अपने स्टाफ के साथ रवाना हुआ था कि इनको समझाइश दे दूँ। तो क्योंकि पूर्व हमारा स्टाफ रवाना हुआ था, इनकी गाड़ी को रोकने का प्रयास की थी, इन्होंने गाड़ी नहीं रोकी। हम फिर सामने से आगे इनकी गाड़ी को रोक के सिर्फ उनको समझाइश देने के उद्देश्य से गए थे। तो इनके द्वारा उत्पात करने लगा तो अपन ने प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की थी। 151 की गिरफ्तारी करके एसडीएम साहब के यहाँ पेश भी कर दिया था। और फिर इनके भाई हैं साथ छोटे दीपेंद्र सिंह ठाकुर, उनके द्वारा आपत्तिजनक पोस्ट डाली गई थी। तो उनके ऊपर 294, 504, 506 और IPC 67 आर्टिकल के तहत मुकदमा कायम किया गया है। दिग्पाल जी को सिर्फ प्रतिबंधात्मक रूप में गिरफ्तारी की गई। अच्छा, तो जो ये गिरफ्तारी की गई है तो इस घटना की शिकायत किसने की? क्योंकि दिग्पाल जी का कहना है कि मैं कोई विरोध प्रदर्शन करने नहीं जा रहा था, मैं अपने परिवार के साथ किसी निजी कार्य से जा रहा था, और जैसा कि वीडियो में भी दिख रहा है। तो इस संबंध में सर आप क्या बताएंगे? दिग्पाल जी का पूर्व में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। दमोह कोतवाली क्षेत्र में जब माननीय मंत्री श्री राहुल सिंह जी की रैली निकल के उनके ऊपर स्याही फेंक दिए थे, और अभी विगत कुछ दिनों पहले दमोह विधानसभा चुनाव था तो उन्होंने ज्ञापन के नाम पे वहाँ पे चक्का जाम लगवा दिया। तो माननीय मंत्री श्री वीरेंद्र खटी जी की आशीर्वाद यात्रा निकलनी थी, उसकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए सिर्फ इनको पुलिस का उद्देश्य था समझाइश देने का, लेकिन चूँकि अग्रेसिव होने लगे तो इनको हमें गिरफ्तार करना पड़ा। बाकी अन्य कोई इनके ऊपर आपराधिक मामला पंजीबद्ध नहीं किया गया। तो जो सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है, आज का जो युवा है वो समाज से जुड़ा हुआ है, जो राष्ट्र सेवा करना चाहता है और या अपने देश में एक बदलाव चाहता है, तो उनका सीधा सा प्रश्न यह उठ रहा है कि क्या अपने अधिकारों के लिए विरोध प्रदर्शन करना या जन समस्याओं को जनप्रतिनिधियों तक ले जाना, क्या ये किसी अपराध की श्रेणी में आता है? बिल्कुल अपराध की श्रेणी में तो नहीं आएगा। ये इसको वैधानिक तरीके से किया जाए तो जो अपराध की श्रेणी नहीं आएगा तो इनके ऊपर कार्रवाई भी नहीं होगी। पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसे कृत्य किए गए थे जो अपराध की श्रेणी में आता है, इसलिए इनके ऊपर आपराधिक मामला पंजीबद्ध किए गए। यदि इनको लीगल या वैधानिक तरीके से प्रदर्शन करते हैं तो इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। ठीक है, तो ये थी हमारी नौटा के थाना प्रभारी श्री विकास जी से दिग्पाल सिंह लोधी के विषय में एक विशेष चर्चा, और जुड़े रहिए एनएचआई न्यूज़ से। नमस्कार दर्शकों, आज हम दमोह के दिलेर युवा समाज सेवी दिग्पाल सिंह लोधी के गांव आए हुए हैं, और दिग्पाल सिंह लोधी किसी परिचय का आज की दिनांक में मोहताज नहीं है। आज के युवा, आज के नेता, आज के सामाजिक कार्यकर्ता लगभग सभी लोग दिग्पाल सिंह लोधी को भली भांति जानते हैं। और आज हम विशेष रूप से आज हमारी टीम, एनएचआई की पूरी टीम उनके गांव आई हुई है। उनके घर पर हम लोग अभी बैठे हुए हैं। हमें सूचना मिली थी कि दिग्पाल सिंह लोधी को पुलिस के द्वारा जब वह किसी निजी कार्य से जा रहे थे, जिसके साक्ष्य भी मौजूद हैं और सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुए हैं, तो आज का जो युवा है यह पूछना चाहता है क्या अपने अधिकारों के लिए लड़ना, अपने अधिकारों की मांग करना और जनप्रतिनिधियों तक उस संदेश को पहुंचाना क्या कोई अपराध है?
और यदि अपराध नहीं है तो इनकी गिरफ्तारी क्यों हुई, और यदि अपराध है तो क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं है। तो चलिए हम सीधा जुड़ते हैं द्रकपाल सिंह लोधी जी से और जानते हैं उनके क्या विचार हैं और किस उद्देश्य को लेकर वह प्रदर्शन करते हैं, वह मजलूमों के हक की, किसानों के हक की आवाज़ उठाते हैं, इसके पीछे क्या उनका उद्देश्य है। तो सीधा जुड़ते हैं द्रकपाल सिंह लोधी। परिचय संक्षिप्त में। सबसे पहले तो धन्यवाद NHI टीम का। मेरा नाम द्रकपाल सिंह लोधी है, ग्राम दतला निवासी हूँ। वर्तमान में मैं LLB फर्स्ट ईयर का छात्र हूँ। मैंने सागर विश्वविद्यालय से क्रिमिनोलॉजी से BA की है जी। मैं एक सामान्य किसान परिवार से आता हूँ। बचपन से गांव देहात में रहा हूँ। यहाँ की मेहनत कश कौम की हमने समस्याएं बचपन से देखी हैं। गरीबी क्या होती है, बेबसी क्या होती है, बाढ़, सूखा, ये सब चीज़ें हम बचपन से देख रहे हैं। और बचपन से हम ये भी देख रहे हैं कि साहब चुनाव नाम की कोई चीज़ होती है। हर 5 साल में चुनाव होते हैं, सांसदी का, विधायकी का, सरपंची का, और चुनावों में वादे भी किए जाते हैं। वादे किए जाते हैं हमारी स्थिति को बदलने के लिए, हमारी छोटी छोटी समस्याओं को ख़त्म करने के लिए। लेकिन सर आज पर आज़ादी के 75 साल होने को हैं। जो 5 साल वादे किए जाते हैं वही वादे अगले 5 साल किए जाते हैं, फिर वही वादे अगले फिर 5 साल में वही वादे दोहराए जाते हैं। तो फिर इन 5 सालों में होता क्या है? इन 5 सालों में कोई समस्याओं का समाधान नहीं करते। हमारे जनप्रतिनिधि आते हैं, वादे करते हैं और चले जाते हैं। कोई बड़ी समस्या नहीं है हमारी। हम नहीं कह रहे भारत को आप अमेरिका बना दो एकदम से। हमारी छोटी समस्या है, जैसे अभाना में है। अभाना में जल की समस्या है। 2-2, 3-3 किलोमीटर दूर से महिलाएं पानी लाती हैं। मैंने उनकी समस्याओं को लेकर आवाज़ बुलंद की। वो क्या गलत किया मैंने? पिछले वर्ष हमारे यहाँ सोयाबीन की खेती हुई थी। पूरा सोयाबीन उजड़ गया था, बारिश नहीं हुई थी, इस कारण पूरा सोयाबीन सूख गया था। तो मैंने किसानों को लेकर मुआवजे की मांग की। क्या वो गलत किया मैंने? वर्तमान में बिजली की दशा क्या है, पूरा दमोह इससे परिचित है। तो मैं उसकी आवाज़ उठाता हूँ। क्या वो गलत किया मैंने? ऐसी समस्याओं के दौरान अभी जो जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही थी, माननीय हमारे केंद्रीय मंत्री जी थे, तो उनके सामने मैं अपनी समस्याओं को रखने जा रहा था, क्योंकि मेरा अधिकार है। हम सब वोट देते हैं उनको, लोकतांत्रिक देश के हम निवासी हैं। तो उन समस्याओं को लेकर हम ज्ञापन सौंपने जा रहे थे। सुबह सुबह हम परिवार के साथ में निकले थे। दादा थे, पापा जी थे और चाची थी, बुआ थी, महिलाएं थी। सुबह से ही हम पर दबाव बनाया जा रहा था, इसको घर से ना निकालो, इसको यह न करो, वो न करो। और क्यों ना निकले हम तो सीधे जाके हम बात कर रखना चाहते थे कि हमारे क्षेत्र में समस्या है। लगातार हम सोशल मीडिया पर उठा रहे, ज्ञापन भी दिया हमने कुछ दिन पहले बिजली की समस्या को लेकर, लेकिन उस पर सुनवाई नहीं हुई। तो जब लगा कि जन आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, जन आशीर्वाद हाँ, तो उसका मायने देखिए आप कि जन आशीर्वाद, जनता का आशीर्वाद ले रहे हैं या दे रहे हैं, ये वो जाने। लेकिन हम तो इस चीज़ लेके आए थे कि कम से कम आपका दायित्व बनता है, केंद्रीय मंत्री हैं, वहाँ से निकल रहे हैं तो वहाँ की समस्याएं सुनते जाएं। हम निकले घर से, तो सुबह से ही यहाँ वाहन खड़ा कर दिया गया पुलिस द्वारा कि इसको बिठाओ और थाने में ले जाओ। तो उनने बोला कि ठीक है, आप हम निकल जाओगे, हमें जबलपुर जाना था, तो आप निकल जाओ, ठीक है। तो पीछे पीछे डग्गा चल रहा था, लेकिन बीच में ही थाना प्रभारी महोदय आए और सामने से गाड़ी ली, जैसे कि मेरी वीडियो में साफ स्पष्ट दिख रहा है, और उनने मुझे बिठाया और ले गए। सिर्फ बिठाया और ले जाते तो कोई बात नहीं थी, उसके बीच में जो अभद्रता हुई वो हमारी संविधान, हमारे कानून पर प्रश्न चिन्ह उठाती है। मेरी परिवार की महिलाएं साथ में थी, दादाजी साथ में थे, पिताजी साथ में थे। क्या उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, मान सम्मान नहीं है? क्या ये संभव था किसी नेता पुत्र के परिवार के साथ, किसी बड़े नेता के साथ ये संभव हो पाता? ये कतई संभव नहीं होता। कोई नेता, कोई अधिकारी उन पर इस तरह का सलूक नहीं करता जिस तरह मेरे परिवार पे सलूक हुआ है उसने। तो ये अभद्रता किसके द्वारा की गई आपके साथ? ये पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई। पुलिस प्रशासन? बिल्कुल पुलिस प्रशासन, और पुलिस प्रशासन के पीछे खड़ा है पूरा बड़ा सिस्टम, नेताओं का सिस्टम। नेता, पुलिस कहती है मुझ पर नेताओं का दबाव है। चलो नेताओं का दबाव है, लेकिन आपको कानून की पवित्रता का ध्यान आपको रखना चाहिए। वर्दी आप पहने हैं, अगर आप उनके खिलाफ बुलंद आवाज़ खड़ी कर दो तो कोई मजाल नहीं नेताओं की कि आपको दबाव। क्या करेंगे जाते से? वो ट्रांसफ़र करेंगे, आपका हो जाने तो ट्रांसफ़र। लेकिन आपको तो हमारी आवाज़ बननी चाहिए, हमारे न्याय की आवाज़ बननी चाहिए।
आप तो हमारे न्याय को कुचल रहे हो, हमारी आज़ादी को कुचल रहे हो आप। और सूचना मिली है कि आपके साथ आपके परिवार को भी डग्गा पे बिठा हाँ। के थाने ले जाया गया। दग्गा में हमारी इस बात में कितनी सत्यता है? एक पूर्ण सत्यता है। इसमें दादाजी, मेरे पिताजी और मेरी बुआ जी और मैं, इन 4 लोगों को डग्गा में बैठा के ले जाया गया था। कौन कौन, आप नाम बता सकते हैं पुलिस प्रशासन से, कौन कौन लोगों ने आपके साथ जो है अभद्रता की? मुख्य रूप से वहाँ चौहान सर थे जी। चौहान सर थे और उन प्रभाव साथ में थे, उनका नाम तो मालूम नहीं, लेकिन चौहान सर तो थे ही, वो उनके निर्देश पे सब हो रहा था। जी। जी। तो आए दिन हम देखते रहते हैं कि आप जो है जन समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। पूर्व में भी आपके द्वारा प्रदर्शन किए गए हैं। और कहाँ से आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है और इसका मुख्य आपका उद्देश्य क्या है? क्योंकि कई लोग इसको राजनीति से भी जोड़ के देखते हैं। तो हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि इसके पीछे आपका मुख्य उद्देश्य क्या है और आपको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य या प्रेरणा बोलूँ तो मेरी खुद की समस्या है। अगर मैं बेरोजगारी की समस्या उठाता हूँ तो ये सबसे पहले मैं उससे प्रताड़ित हूँ। मैंने 2 साल एसआई की तैयारी की, लेकिन वैकेंसी नहीं निकली। तो सबसे पहले 2019 में मैंने दमोह में बेरोजगारी आंदोलन किया। फिर उसके बाद दोबारा से सभी कोचिंग वालों को साथ लेके मैंने बेरोजगारी आंदोलन किया। किसान परिवार से हूँ, तो जब फसल उजड़ जाती है तो सीधा प्रभाव मुझ पर पड़ता है। तो सीधा उद्देश्य मेरे खुद की स्थिति से रहता है। मैं खुद की हक की आवाज़ बुलंद कर रहा हूँ, बाद में जनता की कर रहा हूँ। मैं अपने न्याय के लिए लड़ रहा हूँ। सबसे पहला तो यही है। अब उसके बाद मुख्य उद्देश्य ये रहता है कि सब एक जनता जब आज़ाद भारत में रह रही है, 7.5 लाख क्रांतिकारियों ने कुर्बानी दी है हमारी आज़ादी के लिए, तो इसलिए नहीं दी कि हम अपने हक के लिए लड़ ना सकें, आवाज़ ना उठा सकें। भगत सिंह कहा करते थे कि गोरे चले जाएंगे और बूरे आ जाएंगे। वही हुआ। काला बाजारी, घूसखोरी, भ्रष्टाचारी का शासन है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। जो अंग्रेज शासन में होता था वो आज यहाँ हो रहा है। अंग्रेजों के टाइम पे आवाज़ कुछ ली जाती थी, आज कुछ ली जा रही है। तो मुख्य उद्देश्य ये है कि जनता अपने हक के लिए लड़ना सीखे। जनता ना सिर्फ वोट दे के शांत हो जाए। चुनाव में तो जनता ये वोट देती और शांत होती, बल्कि मुद्दों को 5 साल मुद्दों को लगातार उठाए और अपने जनप्रतिनिधियों से पूरा कराए। क्योंकि अब लाल बहादुर शास्त्री पैदा नहीं होते, अब चौधरी चरण सिंह पैदा नहीं होते हैं, अब नेहरू जी पैदा नहीं होते, अब गांधी जी पैदा नहीं होते। अब जनता को खुद से उठ के उन नेताओं से हमें अपनी समस्याओं को समाधान करवाना पड़ेगा। क्योंकि कोई नेता नहीं चाहता कि ये समस्याएं खत्म हो। समस्या खत्म होगी, मुद्दे खत्म होंगे, राजनीति पर किस पर करेंगे? हमारी थाना प्रभारी जी से भी बात हुई इस संबंध में, तो उनसे हमने स्पष्ट शब्दों में पूछा, क्या विरोध प्रदर्शन करना, अपने अधिकारों के लिए लड़ना, क्या कोई अपराध है? तो उन्होंने जवाब में दिया है कि ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन उनका जो तरीका है वह अपराध की श्रेणी में आता है। तो इस बात का आप स्पष्टीकरण कैसे करेंगे? आपका जो तरीका है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? मैं 100 रुपये की तख्ती बनवाता हूँ, उसमें पेंट करता हूँ, लेके चला जाता हूँ और कहीं पे खड़ा हो जाता हूँ अपनी वो मुद्दे लिखकर। इसमें क्या तरीका गलत है मेरा? अभाना की समस्या का जैसे ये बोल रहे थे साहब कि चक्का जाम किया था आपने, तो उससे 2.5 महीने पहले मैंने लगातार कलेक्टर साहब को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हस्ताक्षर अभियान चलाया और फिर वहाँ का ज्ञापन दिया, समस्या को 181 डायल करके माध्यम से उठाया। और तब जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा तो वहाँ की महिलाएं खुद आईं और वो चक्का जाम पर बैठ गए, तो मैं उनकी आवाज़ बन के वहाँ पर खड़ा हो गया था। मैंने उनको प्रेरित नहीं किया था, ना ही उकसाया था कि तुम चक्का जाम करो। तो जब समस्या जहाँ होगी वहाँ क्रांति पनपेगी, वो चाहे किसी भी रूप में पनपे। तो जो आप ये विरोध प्रदर्शन करते हैं या अधिकारों के लिए लड़ते हैं, तो इतना साहस कहाँ से जुटाते हैं आप? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अन्याय सभी लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन जो साहस और उत्साह, जो ऊर्जा आपके अंदर देखने को मिलती है, इसका हम क्या स्रोत माने? वो मैं टिकटॉक पे वीडियो नहीं देखता हूँ, इंस्टाग्राम की रील नहीं देखता हूँ, यूट्यूब की फालतू बकवास नहीं देखता हूँ। मैं भगत सिंह के लेखों को पढ़ता हूँ, आज़ाद साहब की बलिदान को याद रखता हूँ, बिस्मिल साहब की उस शहादत को याद रखता हूँ, करतार सिंह सरावा की 16 साल की मृत्यु को याद रखता हूँ। मैं उन महान क्रांतिकारियों को अपने अंदर सदैव याद रखता हूँ, उनके लेखों को, उनके विचारों को तो पढ़ता हूँ, सुनता हूँ, वहीं से मुझे प्रेरणा आती है।
कि जब वो कर सकते हैं तो वो भी मेरे जैसे थे, आपके जैसे थे, उनमें कुछ अलग नहीं था। हाड़ मास के वो थे, हाड़ मास के हम हैं। बस उनके अंदर जज्बा था देश के लिए कुछ कर गुजरने का, और वही जज्बा उनके माध्यम से मुझे प्रेरित करता है। अपन इस बात से अनुमान लगा सकते हैं वो एक अच्छा खासा जमींदार का व्यक्ति था, मतलब जमींदार का लड़का था। वो चाहता तो आराम से अपनी जीवन यापन कर सकता था और शादी ब्याह करता, नौकरी पेशा करता, लेकिन उसको क्या ज़रूरत थी? 23 साल 26 दिन की उम्र में वो शहीद हो गया। यही कारण था कि उसको देश की चिंता थी, आने वाली नस्लों की चिंता थी। लेकिन कहीं ना कहीं उसका सपना आज भी अधूरा है। हमारी युवा पीढ़ी उन विचारों को चल नहीं पा रही है। जयंती आती है तो हम माल्यार्पण कर देते हैं शहीदों पर, लेकिन वास्तव में जिन उन विचारों पर हमें चलना चाहिए हम उन पर चल नहीं पा रहे हैं। हम गुलाम बने हैं नेताओं के, या तो हम खुद की गुलाम बने हैं, खुद की मानसिकता की, खुद की अकर्मणता कि हम कुछ करना नहीं चाहते, घर पर रह के सब बदलाव चाहते हैं। टीवी के सामने देख के हम सोचते हैं कि बदलाव आए, सिस्टम बदले, तो ऐसा नहीं होता साहब। घर से तो निकलना पड़ेगा। आज मैं शिकार हुआ हूँ, कल जो हुआ मेरे साथ, मुझे प्रताड़ित किया गया, कल आप होंगे, परसों कोई होगा। हर दिन किसी ना किसी का नंबर आएगा। जब तक हम एकजुट नहीं होंगे इस सिस्टम के खिलाफ, तब तक ये बदलाव, उनका सपना अधूरा है, वो क्रांति अधूरी। श्रद्धांजलि अर्पित करनी है तो उनको इन सिस्टम से लड़ो, इन सरकारों से लड़ो, इस बदलाव के लिए लड़ो, तभी कुछ हो सकता है। एक जो है मार्केट में बात चल रही है, हम सोशल मीडिया में कहें, आज गांव में और चाय की दुकानों पे या चौराहों पे हम कह सकते हैं कि एक बात चल रही है कि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं जो आपको अच्छे से जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो कहते हैं ये जो सारी चीज़ें हैं द्रकपाल जी अपनी राजनीति चमकाने के लिए करते हैं और अपने आप को एक वो नेता बनाना चाहते हैं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है और इस बात का क्या उत्तर है आपके पास? हाँ, उद्देश्य राजनीति है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। राजनीति का उद्देश्य क्या है ये समझने की ज़रूरत है। अगर मेरा सीधा उद्देश्य राजनीति ही होता तो मैं ये रास्ता नहीं चुनता। मैं किसी पार्टी को पकड़ता, उसके माध्यम से ये सब आवाज़ें बुलंद करता। उसमें तो मेरा मेहनत गिनी जाती। पार्टी में जब संघर्ष करता हूँ तो पार्टी उस संघर्ष को काउंट करती है। ऐसा तो मेरा संघर्ष कोई पार्टी गिन नहीं रही है। मैं तो सब वर्तमान में जितने भी दमों के नेता हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, मैं सबके खिलाफ हूँ। राजनीति उद्देश्य है, लेकिन इस रास्ते पर चल के नहीं जिस पे आम व्यक्ति चल रहा है, कि सीधा रास्ता है कि पार्टी ज्वाइन करो, उनमें नेताओं की जी हजूरी करो और कुछ भी अनाप शनाप जैसा भी हो ऊपर उठो। मेरा रास्ता ये है कि जनता को एम्पावर करते हुए मैं आगे बढ़ूँ। तो अभी थाने में जो आपको रखा गया, तो क्या थाने में किसी प्रकार की अभद्रता या मारपीट या आपके अधिकारों का हनन किया गया है क्या? नहीं, अधिकारों का हनन तो पहले ही हो गया था। मारपीट मानसिक रूप से पहले ही हो चुकी थी, जिसके परिवार की महिलाओं को बैठा के पिताजी दादाजी को वहाँ तक ले जाया जाए, वो बच्चा क्या सोचता होगा मन में, उसके मन पे क्या गुजर रही है। मानसिक रूप से प्रताड़ित मैं वहाँ हो चुका था। शारीरिक रूप से इन्होंने पहले प्रताड़ित किया है मुझे कई बार। पुलिस में, थाने में, कोतवाली में जब रखा गया था मुझे, तो रात भर प्रताड़ित किया था। इस बार इन्होंने मानसिक प्रताड़ित किया, मेरी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया, परिवार के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किया। कोतवाली में कहाँ, किस तरीके से, क्या उस मामला था, आप थोड़ा जानकारी देना चाहेंगे उस विषय पर? कोतवाली में जब लोकतंत्र विरोधी गतिविधि हुई थी दमोह में, यहाँ के विधायक ने पार्टी बदल दी थी, तो जब मैंने उनका विरोध किया था तो मुझे रात में कोतवाली में रखा गया था। और रात में कोतवाली में 12-1 बजे के समथिंग मेरे सारे कपड़े उतरवा कर थाना, उस टाइम कोतवाली प्रभारी थे HR पांडे साहब थे, एडिशनल SP साहब वहीं बैठे थे चैम्बर में, और 7 कांस्टेबल मतलब टोटल 7-8 लोग थे। 8 लोगों की टीम? हाँ, 8 लोगों की टीम थी। तो उन्होंने लगातार 40 से 45 मिनट मेरी पिटाई की थी। वो डंडे आते हैं, वो छड़ी उनकी रहती, उससे पीटा गया। HR पांडे साहब इस तरह जूतों से मार रहे थे और कुछ लपाड़ा मार रहे थे। ये लगातार मेरी आधा से 40 मिनट हमारी पिटाई की गई थी। उस टाइम पे जितना प्रताड़ित वो कर सकते थे, शारीरिक मानसिक रूप से तोड़ सकते, तो उन्होंने उस रात तोड़ने की कोशिश की। तो जब आपके मानव अधिकारों का हनन हुआ, तो इस संबंध में आपने आला अधिकारियों की इस बात की शिकायत नहीं की कि आपके साथ इस तरह का अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया गया है? सिस्टम से विश्वास उठ चुका है मेरा। मैं किससे शिकायत करता? नीचे से लेकर ऊपर तक वही लोग बैठे हैं।
विश्वास रहा है तो आज सिर्फ जनता और ईश्वर पर, कि जनता जागेगी और ईश्वर का साथ रहेगा तो ये बदलाव आएगा। अधिकारियों से, सिस्टम से, सरकार से, इनसे विश्वास नहीं बचा। किससे शिकायत करूं? सब वहीं नीचे से लेकर ऊपर तक बैठे, वही बैठे। कल हम पे जो दबाव बनाया जा रहा था वो एसपी साहब द्वारा बनाया जा रहा। एसपी साहब मुखिया हैं जिला प्रशासन के, न्यायिक जिम्मेदारी है उन पर, तो वही जब दबाव बनाए मैं किसके पास जाऊँगा? आपकी गिरफ्तारी का आप किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? कौन लोग हैं जो आपको मानसिक रूप से जो है प्रताड़ित करते हैं यदि आप जन समस्याओं को उठाते हैं? हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि, वर्तमान जनप्रतिनिधि जो हैं वो ही प्रताड़ित करते हैं। छोटी छोटी समस्याओं को जब भी मैं उठाता हूँ, जायज़ समस्याओं को उठाता हूँ, पानी, बिजली, किसानी, इनकी समस्याओं को उठाता हूँ। अगर मैं तो ये कहता हूँ, अगर आपको ठीक है हमें चुप कराना है तो आप समस्या को समाधान करा दीजिए, मैं वैसे ही चुप रहूँगा। मेरे पास कोई मुद्दा नहीं रहेगा तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इस तरह के अपने की मानसिक रूप से मैं प्रताड़ित हूँ या कुछ ऐसा करूँ। आप मुद्दे का समाधान कराइए, मैं शांत रहूँगा। आज का जो युवा वर्ग है, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? क्या आप उनको संदेश देना चाहेंगे और क्या आपकी योजना है? आगामी योजना क्या है आपकी? पहले मैं आगामी योजना पे बताता हूँ। मैं आप पहले प्लेटफॉर्म आप ही है जो आपके माध्यम से मैं इस बात को रख रहा हूँ। जल्दी से जल्द मैं अपना संगठन का रजिस्ट्रेशन करवा रहा हूँ। मेरे संगठन का नाम होगा इनकलाबी आवाम। इनकलाबी आवाम के नाम से ये पूर्णतः भगत सिंह के विचारों को समर्पित होगा और इस माध्यम से मैं जिले भर के पूरे बुंदेलखंड के युवाओं को एकजुट करूँगा और इस तरह के युवाओं को लाऊंगा जो जिंदा दिली से मेहनत कश कौम की आवाज़ को मुखर कर सकें। प्रेरणा स्रोत किन को मानते हैं आप? सरदार भगत सिंह संधू। भगत सिंह जी की आपका ऐसा कौन सा घटनाक्रम है जिसने आपकी अंतरात्मा को जगा दिया और इतना आपको उत्साह और ऊर्जा से भर दिया? बचपन से लेकर मतलब अंतिम सांस तक उनके जीवन के जितने भी घटनाक्रम घटे वो पूरे प्रेरणा स्रोत हैं। जैसे जब भगत सिंह के पिताजी खेतों में जाते हैं और बीज बोते हैं तो वो कहते हैं कि यहाँ मैं बंदूकें बोऊंगा ताकि आने वाली हमारी नस्ल अंग्रेज़ों का सामना कर सके और हम हथियार जुटा सकें। तो भगत सिंह का तो पूरा जीवन का एक एक विचार उनके उन प्रेरणा से भरे हुए हैं।